बड़ी खबर के साथ ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। जी हां, बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराई है। ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दर्ज कराई है एफआईआर। SC/ST एक्ट के तहत दर्ज करवाई गई है एफआईआर। ईडी ने अब तक 10 समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा है। बड़ी खबर, ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दर्ज कराई है एफआईआर। SC/ST एक्ट के तहत दर्ज करवाई गई है एफआईआर। ईडी ने अब तक सीएम हेमंत को भेजा है 10 समन। और आपको बताते चले कि दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के लिए हुई छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। बड़ी खबर निकलकर इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ सहयोगी धनंजय फोन लाइन पर बने हुए। धनंजय, एक बड़ी खबर, एक ईडी वर्सेस सीएम के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा है। एफआईआर दर्ज कराने वाले कोई और नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही है। पूरी जानकारी आप बताएं। जवाब दीजिए, तो 21 को मिलेगा, 28 को जवाब नहीं दिया, 13 को जवाब नहीं दिया, तो 13 बजे आपने मिलती है दबाव बढ़ने लगा तब जवाब देखिए क्या हमारा संपर्क हमारे सहयोगी धनंजय से टूट गया। हम एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ईडी वर्सेस सीएम हेमंत सोरेन के बीच जो खींचतान चल रही है, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई। बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करा दिया है। हमारे सहयोगी धनंजय एक बार फिर जुड़ गए हैं। सवाल हम कह रहे थे धनंजय, ईडी वर्सेस हेमंत चल रहा है और इस प्रकरण के बीच बड़ी खबर यह है कि हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। क्या है पूरी बात? देखिए, ये इंटरेस्टिंग वाली बात हो गई। एक तरफ ईडी अधिकारी सीएम आवास में उनसे पूछताछ कर रही है और दूसरी तरफ जेएमएम के लोगों ने ST/SC थाना में ST/SC के तहत ईडी अधिकारियों को केस कर दिया गया। इसमें ये कहा गया है कि जो दिल्ली में मुख्यमंत्री पहुंचे थे और प्रताड़ित करने का कोशिश किया गया था और उनको देखिए तमाम चीजों को लेकर जांच करने के लिए पहुंची थी, तो इसी को मद्देनजर दिल्ली के मामले को लेकर यहाँ पे ST/SC थाना में केस दर्ज कर दिया गया। और देखिए, ST/SC का मतलब होता है कि बिना पूछताछ में किसी को पुलिस अरेस्ट कर सकती है। अब यहाँ पे खेला ये हो रहा है कि ये लोगों में चर्चा का कौतूहल का विषय बन गया आयुष, की मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए ईडी पहुंची है, पूछताछ करने के लिए या फिर गिरफ्तार। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव फोन लाइन पर बने हुए हैं। हम उनसे सवाल करना चाहेंगे। टीवी 45 में आपका स्वागत है प्रतुल जी। पहला सवाल और सीधा सवाल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, वो भी ST/SC एक्ट के तहत। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये खबरें हमने भी मीडिया में देखी है, इसकी अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन अगर आप बता रहे हैं तो उसके आधार पर मुझे रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां याद आती है महाकाव्य रश्मि रथी की, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले मारता है। अब आप बताएं, अब जिस तरीके से ये कोई पहला मुकदमा नहीं है SC/ST एक्ट के तहत ईडी अधिकारियों पर, इससे पहले भी धुरवा थाने में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और उसको ईडी और सीबीआई ने अब टेक ओवर करके जांच करना शुरू कर दिया है। और इसके पहले भी जेल से खबरें आई थी। जो सत्ता के करीब के दलाल हैं, वो मुख्यमंत्री जो करीबी दलाल हैं, वो लगातार साजिश कर रहे हैं ईडी के अधिकारियों के खिलाफ। नक्सलियों से हमला फंसाने की कोशिश, तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन में खलल डाल रहे हैं, अब तो एक आपराधिक मामला उन पर बनता है कि साहब अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो फेस कीजिए। दुनिया की कोई एजेंसी आपको गलत आरोप में नहीं फंसा सकती, कोई अदालत है जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन आप जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये साफ लग रहा है आप तो ईदी अमीन की याद दिला रहे हैं। जिस तरीके से
करते थे जिन्हें कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता था। ये डेमोक्रेसी है माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन राजतंत्र में पलने वाले राजनीतिक राजकुमारों को ये बात समझ में नहीं आती। जी देखिए प्रतुल जी, आपने कहा कि फेस कीजिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फेस तो कर रहे हैं, पूछताछ में बैठे हैं, सवालों का सामना कर रहे हैं, लेकिन आरोप आपके विरोधी दल के नेता ये लगाते हैं कि ये इसकी ईडी है, उसकी ईडी। आप ही बताइए किसकी ईडी है? ईडी भारत सरकार की है, भारत संविधान के तहत बने पार्लियामेंट के एक्ट की है, जिसको 27 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसकी शक्तियों को अपहोल्ड किया था। ईडी ना हमारी है ना आपकी, ईडी देश की है था। लेकिन जिस तरीके से ये तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, और मुख्यमंत्री कहाँ कोऑपरेट कर रहे थे। पहले 7 समन अगर आप याद करें तो 7 समन तक वो बहाने बनाते रहे। 8वें समन में जब ईडी ने कहा आप नहीं आएंगे तो हम आ रहे हैं, तब मुख्यमंत्री जी अपने घर पे समय देते हैं। और उसके बाद 9वें समन में जब उसका समय मांगा जाता है तो वो कहते हैं 31 मार्च तक फ्री नहीं है। जब ईडी 10वें समन के बाद उनके दिल्ली स्थित आवास पर दबिश करती है तो मुख्यमंत्री जी फरार हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, 40 घंटे कुछ पता नहीं चलता, उसके बाद समय देते हैं और आज का समय देते हैं। तो इन्होंने कब कोऑपरेट किया? अगर कोऑपरेशन करना होता, और कहते देखिए इन्वेस्टिगेशन में पहला समय जो था वो अगस्त में हुआ था और आज पूछताछ हो रही है 6 महीने बाद। तो हमारा मानना है कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत समय मिलता है। आप सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, आप एविडेंस को टैंपर कर सकते हैं। इसलिए हमारा मानना है मुख्यमंत्री जी ने कुछ अगर गलत नहीं किया था तो वो पहले दिन से ही वो लगातार इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करते। जी देखिए प्रतुल जी, आप कह रहे हैं कि 40 घंटे गायब थे और इसी बात को लेकर तो एफआईआर दर्ज कराया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि ईडी के अधिकारी मेरे आवास पर छापेमारी किए और उसी मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराया गया। आप सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 40 घंटे तक कहां थे। सवाल तो आपकी सरकार यानी केंद्र सरकार पर भी उठेगी। आईबी क्या कर रही थी, ईडी क्या कर रही थी, ये इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्यों नहीं ढूंढ पाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को? अब देखिए ईडी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने थोड़ी गई थी, संभवतः ईडी पूछताछ करने गई हो। लेकिन जिस तरीके से, अब ये तो ईडी के अफसर ही बता सकते हैं कि वो किस रोल में गए थे दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री के आवास, लेकिन मुख्यमंत्री 40 घंटे तक गायब रहे और कोई केंद्रीय एजेंसी उनको खोज भी नहीं रही थी, कोई शिकायत भी दर्ज नहीं हुई थी, कोई मैनहंट नहीं था। लेकिन राज्य की 3.5 करोड़ जनता को उन्होंने ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया था। अगर ईश्वर ना करे उस समय कोई बड़ी घटना हो जाती, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता, तो एग्जीक्यूटिव किससे ऑर्डर लेता है? एग्जीक्यूटिव हेड होता है मुख्यमंत्री, स्टेट के हेड होते हैं, कैबिनेट के हेड होते हैं। आप आज कल कैबिनेट बैठक बुलानी होती तो उसमें कौन बैठक करता? तो 40 घंटे तक मुख्यमंत्री जी फरार थे। देखिए 40 घंटे तक मुख्यमंत्री जी फरार थे और आपका भी कहना सही है कि कोई आदेश देने वाला हमारे राज्य के अधिकारियों को 40 घंटे तक मौजूद नहीं था। सवाल इस पर उठनी चाहिए और उठ भी रही है, चलिए ठीक बात है। लेकिन बड़े कॉन्फिडेंटली बीजेपी के जितने नेता हैं, सांसद है, विधायक हैं, ईडी के एक्शन को लेकर, केंद्रीय एजेंसियों को लेकर मुखर होकर बात करते हैं। आखिरकार कौन से सोर्सेज हैं आपके जो इतने अंदर तक बैठे हुए, अगला एक्शन तुरंत बता देते हैं? सवाल तो उस पर भी उठेगा प्रतुल जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं और प्रवक्ता पार्टी के बिहाफ पर बोलता है। मैं आज आपके बिहाफ पर बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ, मैं माफ कीजिएगा बीजेपी के बिहाफ पर बोल रहा हूं कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उनको जैसे जैसे सबूत मिलता है वो काम करती जाती हैं। ये हमारा कॉल नहीं है, ये मुख्यमंत्री और ईडी के बीच की इन्वेस्टिगेशन का मामला है। भारतीय जनता पार्टी पूरे मामले पर पैनी नजर इसलिए बनाकर रखी है कि मुख्यमंत्री जी येन केन प्रकरण इस इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करना चाहते हैं। कभी फर्जी मुकदमे कराते हैं, कभी ईडी के अधिकारियों को परमिशन नहीं देते हैं, कभी सीआरपीएफ को बुलाया जाता है, जो ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 54 के तहत वो बुला सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। उस पर प्रश्न होता है, सीआरपीएफ पर केस होता है। साहब यही सीआरपीएफ के रंग बांकुरों से झारखंड की मिट्टी लाल हुई है, तब जाकर नक्सलवाद पर लगाम लगी है। तो मुख्यमंत्री जी ने तो उन पर भी मुकदमा करवा दिया। तो ये कहीं इन्वेस्टिगेशन को ये हैम्पर नहीं करे, इस पर हमारी कड़ी नजर रहती है। नक्सलवाद की आपने बात कही, हम चर्चा करेंगे। चूंकि अभी माहौल किसी और मुद्दे को लेकर गर्म है तो हम उस मुद्दे से भटकना नहीं चाहते। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रतुल जी। ये थे प्रतुल शाहदेव, बीजेपी प्रवक्ता, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो किया है उसको लेकर एक महाकाव्य रश्मिरथी की पंक्तियों का भी रेफरेंस दिया। चलिए वो सारी बातें, ये नेता हैं, राजनेता हैं, ये करते रहेंगे। हमारा काम ये नहीं, हमारा काम है सच पहुंचाना। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर ये है कि ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। हमारे सहयोगी धनंजय बने हुए थे, हम उनका रुख करेंगे एक बार फिर। धनंजय, हमने बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव से बात की। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुकदमा एफआईआर दर्ज किया है,
अब एसटी एससी के बारे में आप चर्चा कर रहे थे, ये एक्ट के बारे में विस्तार से बताएं जिन दर्शकों को इसके बारे में पता नहीं है कि आखिरकार इस एक्ट के तहत क्या क्या हो सकता है, ईडी के अधिकारी कितनी मुश्किल में फंस सकते हैं, ये बताएं थोड़ा दर्शकों को। देखिए आयुष, आवेदक मुख्यमंत्री ही है, मुख्यमंत्री के ही द्वारा आवेदन भेजा गया है। तो आप सोच लीजिए, राज्य के मुख्यमंत्री ने एसटी एससी का केस दर्ज कराया है। इसमें एसटी एससी में एक केस ऐसा होता है कि अगर थाने में दर्ज हो गया, एफआईआर दर्ज हो गया, एफआईआर किन किन धाराओं पे दर्ज होती है ये देखने वाली बात होती है। एफआईआर की कॉपी अभी तक हमारे पास नहीं आई है, उसमें सबसे बड़ा अहम रोल हो जाएगा कि एफआईआर की कॉपी में अगर नॉन बेलेबल धाराएं, क्योंकि एसटी एससी में मतलब नॉन बेलेबल ही धाराएं लगती है, अगर उसमें और कई कड़े धाराएं अगर लग गई तो ये होता है कि बिना पूछताछ के उसको डिटेन किया जा सकता है, बिना पूछताछ को आपको गिरफ्तार कर सकती है जो भी, और हाई लेवल के अधिकारी इस मामले को जांच करते हैं। तो बहरहाल अब देखने वाली बात होगी आयुष की इस आवेदन मिलने के बाद किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज किया जाता है। अगर एफआईआर दर्ज होता है तो जो दिल्ली में अधिकारी गए थे नामजद एफआईआर होता है, या फिर ईडी के सभी अधिकारियों पे होता है, या ईडी के बड़े अधिकारियों पे नाम पे होता है, ये देखने वाली बात हो जाएगी। अज्ञात के ऊपर अगर होता है तो फिर वो जांच चलेगी, जांच में एक एसआईटी टीम बनेगी, एसआईटी टीम वो पता करेगी कौन कौन लोग गए हैं, फिर नाम आएगा, तब ये लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन अगर नामजद एफआईआर अगर हो गया होगा, नॉन बेलेबल में धाराएं, कई धाराएं होती है एसटी एससी में, वो धाराओं का अगर प्रयोग पुलिस करती है यहाँ पे, तो वहां पे फिर थोड़ी सी मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ईडी के लिए कि नामजद में अगर नाम नहीं होता तो फिर इन्वेस्टिगेशन चलेगा। लेकिन एसटी एससी केस में नॉन बेलेबल होता है, कभी भी उसको गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, ये एसटी एससी का केस में होता है। आप कहीं भी देखिएगा ये धारा इतना कठोर होता है कि अगर किसी आदिवासी या फिर एसटी एससी लोगों को जातिवाचक शब्द का भी प्रयोग अगर कर देते हैं तो आपको घर जाके उनको उठा लेते पुलिस। तो यहाँ पे अब देखने वाली बात। धनंजय बने रहिएगा हमारे साथ। रांची विधायक सीपी सिंह जुड़ चुके हैं। सीपी सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है टीवी 45 में। पहला सवाल और सीधा सवाल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज कराया, वो भी एसटी एससी एक्ट के तहत। क्या कहिएगा, बड़ा मामला है? देखिए, मामला तो वाकई बड़ा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी एसटी समुदाय से आते हैं और इसीलिए इसी से कानूनी सलाह दिया होगा कि एक ही रास्ता है ईडी के ऊपर कुछ आरोप लगाने का, और आरोप लगाकर एसटी एससी जो है मामला बनाने का है। और एसटी एससी मामला बनने से वाकई में ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है जी। क्योंकि लेकिन ये आखिर ऐसा में कैसे कोई भी जांच एजेंसी जांच करेगा जब हर व्यक्ति अपना कास्ट का नैरेटिव सेट करेगा, तो इस तरह से तो जांच नहीं होगी। लेकिन एक बात मैं कह दे रहा हूं कि ठीक है, वो केस किए हैं, सब लोग जान रहा है कि केस का क्या असर होगा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि ईडी जो है इनको छोड़ेगा नहीं। ईडी तो डरने वाला है नहीं। जब ईडी डरेगा नहीं तो कार्रवाई तो होगी ही, एक केस करें या जो भी करें। देखिए, आप लोग बड़े कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि ईडी छोड़ेगा नहीं, मामला अभी विचाराधीन, बातचीत चल रही है, अभी सवाल जवाब हो रहे हैं, और एक आरोपी के तौर पर नहीं, एक गवाह के तौर पर पूछताछ चल रही है सीपी सिंह जी। लेकिन ये बात पर हम गौर नहीं करेंगे, फिलहाल इस बात पर गौर करेंगे। एसटी एससी मामला लगा है, एफआईआर लगा है, मामला बहुत पेचीदा है, संजीदगी कितनी भरी है इस केस में आप समझ सकते हैं। तो क्या आप नहीं जानते, मतलब नहीं बता सकते हैं दर्शकों को, या फिर आप इस पर कहने से बच रहे हैं कि एसटी एससी एक्ट के तहत अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती है? अरे भैया, हमारी बात सुन लीजिए आप। एसटी एससी केस जो होता है वो आम आदमी के लिए परेशानी का सबब बन जाता है जी। लेकिन किसी अधिकारी के ऊपर इस तरह का आप केस करते हैं, अचानक थोड़े उसको कोई गिरफ्तार कर लेगा, लेकिन एक नैरेटिव सेट होगा और पूरे देश के अंदर जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस आधार पर एसटी एससी केस किया होगा, तब तो कोई भी व्यक्ति वैसे अधिकारी से या वैसे कोई नेता से जो उस जात से या संबंधित रखता है, तब तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, कोई पूछताछ नहीं करेगा। ये तो डरवाने की बात है ना।
तो जब गलत नहीं तो डर किस बात का। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सीपी सिंह जी। ये थे रांची विधायक सीपी सिंह। इन्होंने कहा है कि किसी से राय मुशायरा किया है इन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, और उन्होंने मशवरा दिया। राय मशवरा के बाद उन्होंने कहा है कि भैया एक ही उपाय है ST/SC एक्ट, और जो कि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है सीपी सिंह विधायक जी का। चलिए ठीक है, ये बात अलग है। हमारे साथ हमारे सहयोगी धनंजय जुड़े हुए हैं, हम धनंजय का रुख करेंगे। धनंजय, हम सीपी सिंह जो कि रांची विधायक, उनसे बातचीत कर रहे थे। उनका कहना है कि एक एजेंडे के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है, खुद को बचाने की कोशिश की जा रही है। कोई बड़े लॉयर होंगे, एडवोकेट होंगे, अधिवक्ता होंगे, उनके राय मशवरा के अनुसार एक रास्ता निकाला गया है कि कैसे बचा जाए। इस रास्ते के बारे में आप क्या कहिएगा धनंजय? देखिए, सभी अपने अपने राजनीतिक पार्टियां, मैं आपके सवाल तो नहीं समझ सुन पाया था, लेकिन सभी पार्टियां अपनी अपनी दावे कर रही हैं। लेकिन जो मामला ST/SC का होना, अगर उससे जाता है तो एक अपने तरीके से प्रिकॉशन के तौर पे यूज करना चाह रही है जेएमएम पार्टी हेमंत सोरेन कि मुझे प्रताड़ित करने का कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अगर यही रहता तो बीते रात चार्टर्ड प्लेन खड़ी रहती है और रात से गाड़ी से निकल जाते हैं और गढ़वा मार्ग होते हुए झारखंड इन करते हैं, तो इन तमाम सवाल तो खड़ा हो, मुख्यमंत्री पे भी सवाल खड़ा हो गया था। लेकिन एक प्रिकॉशन की तरफ से बचने के तरीके को ढूंढते हुए हमें जो सोर्स से जानकारी मिली कि बचने के सोर्स के तहत ये FIR दर्ज किया गया है। लेकिन अगर ST/SC के तहत FIR दर्ज हो जाती है नॉन अवेलेबल धाराओं पे जो होती है, और उसमें एक्ट और मजबूत केस को मजबूत करने के लिए, क्योंकि सरकार है, हो सकता है उसमें और ज्यादा धाराएं लगा दे और कई मामले इंक्लूड कर दे। तो ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। आयुष की किन किन धाराओं पे, किन किन मामलों में उसमें FIR में जिक्र होता है, कॉपी जब तक नहीं आएगी हम ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि किन किन धाराओं पे मामले दर्ज है। लेकिन ST/SC में इतना कंफर्म है, FIR दर्ज कर लिया गया है और ED अधिकारियों पे कर लिया गया। लेकिन ED अधिकारियों के नामजद किया गया कि अज्ञात किया गया, इसके लिए हमें थोड़ा सा FIR कॉपी का आने का वेट करना होगा। जी धनंजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ED वर्सेस CM, बीच में एक नया प्रकरण क्या? CM हेमंत सोरेन ने अब क्या कह दिया है? अब कर दिया है ED अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज। और FIR कराया तो कराया, किस एक्ट के तहत कराया? SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। अब मुश्किलें अधिकारियों की बढ़ सकती है। सवाल यह है, जब तक FIR की कॉपी सामने नहीं होती है, सार्वजनिक नहीं होती है, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि अगर नामजद है तो ED अधिकारी मुश्किल में पड़ सकते हैं। इस एक्ट के तहत, जैसा कि हमारे सहयोगी धनंजय ने भी बताया, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी ठहराव के गिरफ्तारी हो सकती है, पूछताछ उसके बाद होगी। लेकिन ये मामला कह सकते हैं, ये मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं कि एक बचाव का तरीका था, या फिर कह सकते हैं ये काउंटर अटैक था। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले से भी कहते आए हैं कि हम झुके नहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ED अधिकारियों के खिलाफ, और ED अधिकारियों के खिलाफ झुके नहीं और एक्शन लिया है। एक्शन बड़ा एक्शन है कह सकते। और बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि अपने जाति का दुरुपयोग कर रहे हैं CM। अब देखिए, हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर तनुज खत्री, जो कि JMM के प्रवक्ता हैं, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हम उनका बहुत स्वागत करेंगे TV45 में। बहुत स्वागत है आपका तनुज जी TV45 में। सीधा सवाल, क्या ये काउंटर अटैक है? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो ED अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज किया है, इसे आप काउंटर अटैक कहेंगे? नहीं, जिस प्रकार से किसी की गैर मौजूदगी में अगर कोई आ जाता है और अपने हिसाब से चीजों को वहां पे प्लांट कर देता है, तो ये सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके लोकप्रिय चुने हुए आदिवासी युवा मुख्यमंत्री को जो परेशान करने की कोशिश कर रही है, उसका झारखंड भी जवाब देना जानता है। देखिए, समस्या ये है कि आज नहीं, भारतीय जनता पार्टी लगातार झारखंड और झारखंडियों को कमजोर समझने की कोशिश करती है। तनु जी, आपने कहा, बड़े कॉन्फिडेंटली कहा कि प्लांट किया गया है कुछ।
क्या प्लांट किया गया, कहने का मतलब आपका यह है कि जो पैसे मिले हैं 35-36 लाख रुपए सीएम आवास के अंदर से, अब चलिए ठीक है, अब जो निकला है सामने हम भी वही बात कह रहे हैं, उसे प्लांट किया गया, ये आरोप आप लगा रहे हैं ईडी अधिकारियों पर? नहीं, मान लीजिए कि आपके घर में कोई पहुंचता है और आप घर में नहीं रहते हैं, ठीक है, और वहां पे कुछ आपको पता ही नहीं है, आपको आपके बिना जानकारी के कुछ वहां रख दिया जाएगा, तो आप जवाबदेही दे पाइएगा उसकी? नहीं, आपका भी कहना कोई भी आम व्यक्ति नहीं कर पाएगा ना जी, आपका भी कहना सही है कि ठीक है, मतलब जब सीएम हेमंत सोरेन ने कह ही दिया था कि मैं 31 तारीख को पूछताछ के लिए तैयार हूं, तो वहां जब सेगमेंट वाइज पूछताछ हो रही है, एक बार माननीय मुख्यमंत्री 8 घंटों के लिए ईडी कार्यालय में गए जी, 9 घंटों के लिए, फिर 8 घंटों की पूछताछ मुख्यमंत्री आवास में हुई। जब पूछताछ रांची में चल रही है जी, तो फिर दिल्ली क्यों इतनी हड़बड़ाहट क्यों? तो क्या ये भी देश और सामने आया? आप लोगों को कुछ पता चला कि इतनी हड़बड़ाहट क्यों थी? क्यों गिरफ्तारी के लिए कह रहे हैं जैसे कि बीजेपी के नेता गिरफ्तारी के लिए नहीं गए थे, अब वो भी कॉन्फिडेंट है, आप भी कॉन्फिडेंट है, किसकी बात मानी जाए? नहीं, बात तो सच की माननी होगी ना। मैंने तो वही कहा ना कि जब रांची में पूछताछ चल रही है, पूछताछ में शामिल भी हो रहे हैं, कानून का सम्मान करते हुए, संविधान का सम्मान करते हुए, तब इतनी बौखलाहट और हड़बड़ाहट क्यों है बीजेपी के अंदर में? आज जब 31 तारीख का समय निर्धारित था, जो कि पूर्व निर्धारित था जी, और वहीं से समय की मांग की गई थी कि आप 29 से 31 के बीच का कोई समय दीजिए, तो समय भी दिया गया और जगह भी बताई गई। देखिए, डर तो कहीं ना कहीं आपके खेमे में भी है, जेएमएम में भी है। कल्पना सोरेन को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, विधायक दल की बैठक में कल्पना सोरेन मौजूद रहती है, ना तो वो विधायक है ना पार्टी में किसी पद पर है, ठीक है, कल्पना सोरेन भी बैठक में मौजूद रहती है। क्या डर है जेएमएम के खेमे में कि गिरफ्तारी हो सकती है? झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक एक कार्यकर्ता ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे, और ऐसे लोगों का जवाब देना अच्छे तरीके से झारखंड जानता है जी। देखिए, एक बात और है कि दिल्ली में जो कार्रवाई हुई उसके खिलाफ एफआईआर किया गया है। सवाल यह, देखिए एफआईआर कॉपी नहीं आई है तो हम किसी का नाम नहीं लेंगे, सच्चाई जब सामने आएगी तब हम बोलेंगे, लेकिन जो दिल्ली में कार्रवाई हुई उसके खिलाफ सीधा ST/SC एक्ट, मतलब आप समझ सकते हैं, आप बखूबी ये समझ रहे हैं कि ये एक्ट लगना कितनी बड़ी बात है और कितने मुश्किल में पड़ सकते हैं ईडी के अधिकारी। नहीं, देखिए वो अलग विषय है। विषय आज एक है कि किस प्रकार से चुनी हुई सरकार को, चुने हुए लोकप्रिय नेता को परेशान करने के लिए आप किस हद तक जाएंगे, और गलत नैरेटिव जो चलाने का काम पिछले 2 दिनों से हो रहा है बीजेपी के लोगों के द्वारा कि गायब हैं। अरे गायब और तड़ीपार कहां पे किसके दल में है, ये पूरा देश और दुनिया जानती है जी। ये बताने की जरूरत नहीं है बार बार हमें जी। तनुज जी देखिए, ठीक है, सभी हथकंडों का जवाब, माकूल जवाब देंगे। देखिए, आप हथकंडों के बारे में कहते हैं, आप कुछ आरोप लगाते हैं, कुछ आरोप उस ओर से लगते हैं, ठीक है, परसेप्शन की राजनीति तो चल ही रही है झारखंड में, इसे झुटलाया नहीं जा सकता है। एक आखिरी सवाल हम ये कहना चाहते हैं, क्या पूरी तरह से जेएमएम काउंटर अटैक के मोड में है? झारखंड की अस्मिता की रक्षा, देश के अंदर संविधान की रक्षा, इसी प्रण के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड की एक एक व्यक्ति तैयार है जी। तनुज, हम नहीं लूटने देंगे झारखंड के खनिज को भारतीय जनता पार्टी के हाथों। जी तनुज जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री। इन्होंने कहा कि लगातार हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ये भी इन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, इसलिए वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कई आरोप लगे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान करने का भी आरोप लगाया गया है। अब उनका कहना है कि एक घर में मान लीजिए कि कोई नहीं है, बाकायदा उन्होंने क्या कहा है विस्तार से समझाते हैं। तनुज खत्री जी से जब हमने सवाल किया कि ठीक है ST/SC एक्ट लगा दिया गया है, क्या कहिएगा, तो कहते हैं कि एक घर, एक खास व्यक्ति के घर में जब वो व्यक्ति नहीं मौजूद, उनकी गैर मौजूदगी में ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं, कुछ प्लांट कर देते हैं। सीधे तौर पर कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा है, आरोप लगाया है कि जो पैसे मिले हैं उसे प्लांट किया गया था। परसेप्शन की राजनीति, एक अलग नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसा तनुज खत्री जी ने कहा है। अब सवाल यह है कि ये FIR आखिरकार है क्या।
ये FIR को समझना होगा। ये FIR एक रास्ता भी हो सकता है। एक ये FIR जो एक्शन हुआ दिल्ली में बाकायदा, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि 31 जनवरी को मैं पूछताछ के लिए तैयार हूं। उस बीच आनन फानन में, हड़बड़ाहट में कुछ एक्शन लिया गया, छापेमारियां की गई। चलिए वो बात है, वो कानूनी बात है, पेचीदगी भरी बात है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो FIR किया गया है ये क्या है? मतलब ईडी अधिकारियों से लड़ने के लिए, ईडी अधिकारियों के खिलाफ काउंटर अटैक। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कभी भी, चाहे वो पत्थर घोटाला मामला हो या फिर लैंड स्कैम मामला हो, जब भी उनसे पूछताछ हुई कभी झुकते हुए नजर नहीं आए। और आपसे कुछ ही देर में हम आपको एक और बड़ी खबर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो बड़ी खबर जिस पर हम बने हुए हैं इस पर बात कर लेते हैं। SC/ST एक्ट के तहत एक मामला दर्ज हुआ है ईडी अधिकारियों के खिलाफ। और इस मामले में जो याचिका करता है, मतलब जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, शिकायत करता है, वो खुद हैं सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मामला SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। अब देखना यह है इस एक्ट के तहत अब क्या अधिकारी मुसीबत में फंस सकते हैं। क्या सवाल ये है कि ये काउंटर अटैक कारगर साबित होने वाला है JMM के लिए। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ एक और चल रही है, दूसरी तरफ JMM के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, तीसरी तरफ काउंटर अटैक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ST/ST एक्ट के तहत ईडी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।